और अब अगर हम इन फिल्टर्स की वैल्यू को पहले चेंज करें और यहां से रीसेट के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज की ये लिस्टिंग यहां पर अपडेट हो गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपनी जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के लास्ट 2 लेसन्स में हमने अपने फिल्टर्स के सेक्शन को फंक्शनल बनाने पर कुछ काम किया था। इस लेसन में हम अपनी एप्लीकेशन की बेसिक फिल्टरिंग की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस फंक्शनैलिटी को हम आगे चलकर थोड़ा और रिफाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 23 कर देते हैं। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं और अपनी index.html फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। अपने लास्ट चैप्टर में हमने इन फिल्टर्स को फंक्शनल बनाया था और इस फिल्टर्स के सेक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट फीचर जिस पर हम काम करेंगे वो हमारे ये रीसेट के बटन्स हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी हर फिल्टर फील्ड के ऊपर ये रीसेट का एक बटन मौजूद है जिसको क्लिक करने पर जो काम हम करेंगे वो ये कि इस फील्ड की वैल्यू को रीसेट करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ टॉप पर एक रीसेट का बटन मौजूद है जिसको क्लिक करने पर हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे सारे फिल्टर्स अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर रीसेट हो जाएं। तो इस फीचर पर काम स्टार्ट करते हैं और वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी index.html फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ नेविगेट करके अपने फिल्टर्स वाले सेक्शन में चलते हैं। हमारा फिल्टर्स का ये सेक्शन हमारे सामने है और इस सेक्शन में आप देख सकेंगे कि हमारे पास कुछ एंकर एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर रीसेट फिल्टर बटन की ये क्लास है। ये एंकर एलिमेंट्स हमारे रीसेट फिल्टर के वो बटन्स हैं जिनको क्लिक करने पर हम अपने फिल्टर्स को रीसेट करना चाहेंगे। तो ये पहला एंकर एलिमेंट हमारा रीसेट ऑल का लिंक होगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो हमारे हर फील्ड सेट के अंदर एक ऐसा ही एंकर मौजूद है जो कि इस स्पेसिफिक फिल्टर को रीसेट करने के काम आएगा। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपने इन एंकर एलिमेंट्स के ऊपर एक क्लिक का इवेंट लिसनर ऐड करेंगे और इन एंकर एलिमेंट्स को अपने स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने के लिए हम इस रीसेट फिल्टर बटन की क्लास का यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने फिल्टर्स के स्क्रिप्ट की तरफ। इन इवेंट लिसनर्स को अपने एंकर एलिमेंट्स पर ऐड करने के लिए हम इस कोड को अपने बाइंड फिल्टर चेंज इवेंट्स के फंक्शन में ही लिख सकते हैं क्योंकि इस फंक्शन का काम हमारे इवेंट लिसनर्स को ही ऐड करना है। तो हम यहाँ नीचे आकर रीसेट फिल्टर बटन्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने इन बटन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस सिलेक्शन के लिए अगेन हम अपनी इस क्लास का यूज करेंगे। इन एंकर एलिमेंट्स के ऊपर हम यहाँ पर लूप करेंगे और अपने हर रीसेट बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। ये इवेंट क्लिक का इवेंट होगा। अपने इस इवेंट हैंडलर फंक्शन को हम यहाँ नीचे क्रिएट करेंगे। फिलहाल इसका नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने इस फंक्शन को हैंडल रीसेट फिल्टर बटन क्लिक का नाम दिया है और ये फंक्शन अब हम नीचे क्रिएट करेंगे। तो यहां पर हम अपना ये फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसको टेस्ट करने के लिए एक लॉग स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में देखें, अब अगर हम अपने इन रीसेट फिल्टर बटन्स को क्लिक करके देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा इशू नजर आ रहा है और वो इशू ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट लॉग हो रहा है वो एलिमेंट हमारा एक्चुअल एंकर एलिमेंट नहीं बल्कि इस एंकर एलिमेंट के अंदर मौजूद ये आइकॉन का एलिमेंट है। अगर आप अपने इवेंट्स वाले चैप्टर को रिकॉल करें और उसमें से स्पेसिफिकली इवेंट बबलिंग के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो यहाँ पर जो इशू हमें नज़र आ रहा है ये इवेंट बबलिंग की वजह से ही नज़र आ रहा है।
और क्योंकि इस एंकर एलिमेंट के अंदर जो वाहिद विजिबल एलिमेंट है वो ये आइकॉन का एलिमेंट है, तो हमारी ये क्लिक आइकॉन के ही इस एलिमेंट पर रजिस्टर होकर बबल अप हो रही है। और हमने अपने इवेंट्स वाले चैप्टर में ही ये देखा था कि अगर हम अपने एक्चुअल एंकर एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ से e.currentTarget की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसे सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें और इन बटन्स को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस बार हमारे एंकर के एलिमेंट्स यहाँ पर लॉग हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखें तो यहाँ से हमें किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि ये रीसेट बटन किस फिल्टर को बिलोंग करता है। अब यहाँ से ये पता लगाने के लिए कि ये एंकर एलिमेंट किस फील्ड के साथ पेयर्ड है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसमें से पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इस एंकर एलिमेंट से इसके पेरेंट फील्ड सेट एलिमेंट तक पहुँचें और वहाँ पर एक क्वेरी रन करके इस इनपुट फील्ड को फाइंड करें और फिर वहाँ से इस इनपुट फील्ड की नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लें। इसका दूसरा और सिंपल तरीका ये हो सकता है कि हम इन एंकर एलिमेंट्स के ऊपर कुछ डेटा एट्रीब्यूट्स सेट करें और उस डेटा एट्रीब्यूट में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करवा लें कि ये रीसेट बटन कौन से फिल्टर को बिलोंग करता है। तो हम वापस अपनी HTML में चलते हैं और इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो अपनी index.html फाइल में हम अपने इन एंकर एलिमेंट्स के ऊपर कुछ डेटा एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं, जैसा कि डेटा डैश फिल्टर डैश नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम इस रीसेट बटन के साथ पेयर्ड इनपुट फील्ड का नेम दे सकते हैं। इस रीसेट ऑल बटन के केस में हम ये जानते हैं कि इसका काम सारे फिल्टर्स को रीसेट करना है और ये बटन किसी एक स्पेसिफिक इनपुट फील्ड को रीसेट करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑल की एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने हर रीसेट फिल्टर बटन को ये डेटा एट्रीब्यूट असाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अपने बेडरूम्स के इस फिल्टर के लिए हम यहाँ पर इस डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू इस इनपुट फील्ड के नेम के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस नेम को कॉपी करेंगे और इस डेटा फिल्टर नेम की वैल्यू को इस नेम के इक्वल सेट करेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी के रीसेट बटन्स पर भी ये एट्रीब्यूट सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने सारे रीसेट फिल्टर बटन्स पर डेटा फिल्टर नेम का ये एट्रीब्यूट सेट कर दिया है। और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें और इन बटन्स को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये डेटा एट्रीब्यूट मौजूद है। तो अब जबकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमारे हर एंकर एलिमेंट के ऊपर मौजूद है, तो इसको यूटिलाइज करके हम अपने फिल्टर से रिलेटेड डेटा और इससे रिलेटेड फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर इस फिल्टर की वैल्यू को रीसेट करने के लिए जो पहला काम हम करेंगे वो ये कि अपने फिल्टर वैल्यूज़ के इस ऑब्जेक्ट में इस फिल्टर की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो अगर हम अपनी इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर लें तो यहाँ पर हमें फिल्टर वैल्यूज़ के इस ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का नाम बताना है और उसके लिए हम अपने डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर e.currentTarget.dataset.filterName की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो हमारे सारे डेटा एट्रीब्यूट्स हमारे पास इस डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में मौजूद होते हैं और ये वैल्यूज़ हमें कैमल केस प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट होकर मिलती हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा डेटा एट्रीब्यूट है जिसका नाम कुछ इस तरह से है जैसा कि डेटा डैश प्रॉपर्टी डैश ID, तो ये एट्रीब्यूट हमें हमारे डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ID के नाम से मिलेगा। इसी तरह क्योंकि हमारे पास इस डेटा एट्रीब्यूट का नाम डेटा डैश फिल्टर डैश नेम है, तो हमारे डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में यह हमें फिल्टर नेम की इस कैमल केस प्रॉपर्टी के नाम से मिलेगा। इस फिल्टर की वैल्यू को फिलहाल हम 0 सेट कर लेते हैं और अपने फिल्टर वैल्यूज़ के इस ऑब्जेक्ट को लॉग करके देखते हैं।
तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम बेडरूम्स की इस वैल्यू को अगर चेंज करें और इसे रीसेट करें तो आप देखेंगे कि हमारा फिल्टर वैल्यूज़ का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लॉग हुआ है उसमें बेडरूम्स की वैल्यू 0 सेट हो गई है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू सेट कर लें और अब इसे रीसेट करके देखें तो आप देखेंगे कि बेडरूम्स की वैल्यू इस दफ़ा 1 सेट हो गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये कि इन रीसेट बटन्स का काम इन फिल्टर्स की वैल्यूज़ को इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के इक्वल सेट करना है, तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आएंगी। तो इसको आंसर करने के लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इन फिल्टर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहें तो इसी फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसे आउटर स्कोप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अपनी फाइल के टॉप पर चलते हैं जहां पर हमने फिल्टर वैल्यूज़ का ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है और इस वेरिएबल से ऊपर ही अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हम अपने डिफ़ॉल्ट फिल्टर वैल्यूज़ के इस ऑब्जेक्ट से अपने हर फिल्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम अगर वापस अपने इवेंट हैंडलर फंक्शन की तरफ चलें तो यहाँ पर अपनी फिल्टर वैल्यूज़ की इस प्रॉपर्टी को जो वैल्यू हम देने जा रहे हैं वो हमारे इस डिफ़ॉल्ट फिल्टर वैल्यूज़ के ऑब्जेक्ट से आएगी और यहाँ से जिस प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम उठाएंगे वो यही प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम इसके रिजल्ट को वापस अपने ब्राउज़र में चलकर देखें और फॉर एग्जांपल बेडरूम्स की वैल्यू को चेंज करके इस रीसेट के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारी बेडरूम्स की ये वैल्यू रीसेट हो गई है। इसी तरह अगर हम अपनी बाथरूम्स की वैल्यू को चेंज करें और इस रीसेट बटन को क्लिक करें तो हमारी बाथरूम्स की ये वैल्यू भी अपडेट हो गई है। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैंने ऑन पर्पस कुछ काम किए हैं और उनमें से पहला काम ये है कि मैंने यहाँ पर रीसेट ऑल का ये बटन रखा है। इस वक्त जिस तरीके से हम इस रीसेट बटन की फंक्शनैलिटी को टैकल कर रहे हैं वो ये है कि हम एक वक्त में एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीसेट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया है कि हमारे पास यहाँ पर ऑल की एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई है जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड है और उसकी वजह यह है कि अगर आप रिकॉल करें तो हमने अपने इस रीसेट ऑल बटन को डेटा फिल्टर नेम की जो वैल्यू असाइन की थी वो ऑल की वैल्यू है और जब ये वैल्यू हमारे इस इवेंट हैंडलर में यहाँ पर पास होगी तो हमारे फिल्टर वैल्यूज़ के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल की ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी जिसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट फिल्टर वैल्यूज़ में से आएगी और हमारे डिफ़ॉल्ट फिल्टर वैल्यूज़ में ऑल की ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हमें अपने हैंडल रीसेट फिल्टर बटन क्लिक के इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो में जो कि हमारे रीसेट ऑल बटन के क्लिक का इवेंट होगा ये फंक्शन हमारी सारी फिल्टर वैल्यूज़ को रीसेट कर पाए। और अपनी इन सारी वैल्यूज़ को रीसेट करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि हम किसी तरीके से अपने इस फिल्टर वैल्यूज़ के ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लूप करेंगे और उस लूप में एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को रीसेट करेंगे। अब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली लूप करना पॉसिबल नहीं है और ये काम करने के लिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक अरे की फॉर्म में रिक्वायर्ड होंगी। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का फंक्शन है। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप इसे इसके आर्ग्यूमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और ये उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक अरे की फॉर्म में आपको रिटर्न कर देगा। तो अगर हम इस लॉग स्टेटमेंट का रिजल्ट अपने ब्राउज़र में देखें और अपने किसी भी रीसेट बटन को फॉर एग्जांपल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक अरे लॉग हुई है जिसमें हमारे उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में मौजूद हैं। और अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक अरे है तो इसके ऊपर हम लूप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इस कोड को अपनी लॉग स्टेटमेंट से बाहर निकाल लें तो इस अरे के ऊपर हम फॉर ईच का एक लूप रन कर सकते हैं। इस लूप में जो आइटम्स हमें मिलेंगे वो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या कीज़ होंगी, तो हम यहाँ पर इसे की का नाम दे सकते हैं
और यहाँ पर हम अपने इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इस की को एक्सेस या सेट कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल सम वैल्यू। और इसे टेस्ट करने के लिए अगर हम इस लॉक स्टेटमेंट में इस ऑब्जेक्ट को लॉक कर लें और अपने रीसेट के किसी बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू सम वैल्यू सेट हो चुकी है। अब अगर हमें अपने इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज को रीसेट करना हो, तो हम अपने डिफॉल्ट फिल्टर वैल्यूज के इस ऑब्जेक्ट से इन सेम कीज को एक्सेस कर सकते हैं। और अब अगर हम चलकर वापस अपने ब्राउजर में देखें और फॉर एग्जांपल इन सारे फिल्टर्स को चेंज कर लें और इस रीसेट के बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज रीसेट हो गई हैं। तो अब अगर हम अपने इस लूप को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो यहाँ पर हमारे पास इस फिल्टर वैल्यूज के ऑब्जेक्ट से सारी प्रॉपर्टीज एक एक दफ़ा इस फंक्शन में पास होंगी और फिलहाल हम यहाँ पर अपनी इस हर प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीसेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देखें, तो हमें अपनी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को दो कंडीशंस पर रीसेट करना है। इनमें से पहली कंडीशन ये होगी कि हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू को उस वक्त रीसेट करेंगे जब हमारे क्लिक होने वाले इस रीसेट बटन के फिल्टर नेम की वैल्यू इस प्रॉपर्टी के नेम के इक्वल हो। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम यहां से अपनी इन प्रॉपर्टीज के नेम्स को कॉपी कर लें और यहां पर फॉर एग्जांपल कमेंट्स में लिख लें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कमेंट्स में इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को लिख लिया है। और हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारा जो रीसेट का बटन क्लिक हुआ है उसके ऊपर फिल्टर नेम की वैल्यू बेडरूम्स की वैल्यू है। इस बटन के क्लिक होने पर जब हमारा ये लूप चलेगा और हमारे पास एक एक करके ये प्रॉपर्टीज यहाँ से गुजरेंगी, तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आएगी वो मिन एरिया की प्रॉपर्टी होगी। और फिलहाल जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस लूप में फिलहाल हम इन सारी वैल्यूज़ को रीसेट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक इफ स्टेटमेंट चाहिए होगी जिसमें कि हम ये टेस्ट करें कि हमारी इस की या प्रॉपर्टी की वैल्यू जब तक बेडरूम्स के इक्वल नहीं है हम इस वैल्यू को रीसेट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारी की ये वैल्यू हमारे डेटा सेट से आने वाली फिल्टर नेम की वैल्यू के इक्वल है, तो इस सिनेरियो में हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम इसे अपडेट नहीं करेंगे। अब अगर हम अपनी इस लाइन को जो कि हमने सिंगल फिल्टर के लिए लिखी थी कमेंट कर दें और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखें और यहां से फॉर एग्जांपल इन सारी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर लें और अब अगर अपने रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रीसेट नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि हमारे रीसेट ऑल के इस बटन की उस डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू हमारी किसी भी प्रॉपर्टी के नेम से मैच नहीं करती। इसी वजह से हमारे इस लूप की हर इटरेशन में इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स निकलेगा और ये लॉजिक यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिख लें जिसमें हम अपनी इस की वैल्यू और अपने रीसेट बटन से आने वाली इस डेटा एट्रीब्यूट की वैल्यू को लॉग कर लें और इसके साथ ही अगर इस लॉग स्टेटमेंट में हम इस कंपैरिजन के रिजल्ट को लॉग करवा लें और अगर अब चलकर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें, तो जब हम अपने रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके इस लूप से गुजर रही हैं और जो वैल्यू हमारे इस रीसेट के बटन से यहाँ पर पास हुई है वो ऑल की वैल्यू है। और जब ये वैल्यू हमारी इन प्रॉपर्टीज से कंपेयर होती है तो इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स निकलता है और इसी वजह से हमारी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर रीसेट नहीं होती। अब अगर हम एक दफ़ा फिर से इन सारी वैल्यूज़ को चेंज करें और यहाँ से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के इस रीसेट बटन को क्लिक करें, फॉर एग्जांपल मैक्स एरिया, तो आप देखेंगे कि इस बार हमारे रीसेट बटन से आने वाली डेटा वैल्यू मैक्स एरिया की वैल्यू है और ये सिर्फ मैक्स एरिया की प्रॉपर्टी पर जाकर मैच करेगी।
तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारी मैक्स एरिया की प्रॉपर्टी रीसेट हो जाएगी। अब अगर हम वापस अपने कोड में चलें और इस लॉग स्टेटमेंट को यहां से रिमूव करते हैं, तो यहां पर अपने इस फिल्टर वैल्यूज के ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को हम दो कंडीशंस में रीसेट करना चाहेंगे। पहली कंडीशन ये कि इसकी प्रॉपर्टी का नाम हमारे क्लिक होने वाले रीसेट बटन की डेटा फिल्टर नेम की वैल्यू के इक्वल हो, या फिर हम अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को तब अपडेट करना चाहेंगे जब फिल्टर नेम की ये वैल्यू ऑल के इक्वल हो। तो अगर हमारे रीसेट बटन से आने वाली फिल्टर नेम की ये वैल्यू ऑल हो, या फिर ये डेटा फिल्टर नेम की वैल्यू हमारी करंट की के इक्वल हो, तो इन दोनों सिनेरियोज में हम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को रीसेट करेंगे। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट्स को देखें और यहां से फॉर एग्जांपल सारी वैल्यूज को चेंज करके देखें और अपने रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की ये सारी प्रॉपर्टीज रीसेट हो गई हैं। अब यहां से इस रीसेट फंक्शनैलिटी से रिलेटेड नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो ये कि हमें सिर्फ इस डेटा को रीसेट नहीं करना, बल्कि ये इंश्योर करना है कि ये वैल्यूज हमें हमारी यूआई में भी रिफ्लेक्टेड नजर आएं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने अपनी इन डेटा की वैल्यूज को तो रीसेट कर लिया है, लेकिन हमारी यूआई अभी तक उन पुरानी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना है कि जब हम अपनी किसी भी फिल्टर फील्ड की वैल्यू को अपडेट करें तो उस वैल्यू के अगेंस्ट हम उससे रिलेटेड एक्चुअल HTML एलिमेंट जो कि हमारी इनपुट फील्ड्स हैं उन्हें भी अपडेट कर दें। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, और हमारी इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्राइमरी HTML एलिमेंट्स हमारी इनपुट फील्ड्स हैं। तो हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड रख सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के मेथड के जरिए अपने इस इनपुट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और हम यहाँ पर ऐसे इनपुट एलिमेंट में इंटरेस्टेड हैं जिसके नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू हमारी इस की के इक्वल हो, और इस काम को आसान बनाने के लिए हम इस क्वेरी को एक टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इस एलिमेंट को अगर हम लॉग करके देखें तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल इस बेडरूम्स के रीसेट के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी बेडरूम्स की इनपुट फील्ड लॉग हो गई है। इसी तरीके से अगर हम अपनी किसी और इनपुट फील्ड के इस रीसेट बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये इनपुट फील्ड भी यहाँ पर लॉग हो गई है। फाइनली अगर हम अपने कंसोल को क्लियर करके इस रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये सारी इनपुट फील्ड्स यहाँ पर लॉग हो गई हैं। तो अब जबकि हमारी इस लूप में हमारे पास इस इनपुट फील्ड का एक रेफरेंस मौजूद है, तो इसकी वैल्यू के रीसेट होने पर हम सिंपली अपनी इनपुट फील्ड की वैल्यू की प्रॉपर्टी को एक दफ़ा रीसेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के इक्वल सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलें और यहाँ से इन फील्ड्स की वैल्यूज़ को चेंज करके अपने इन रीसेट के बटन्स को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस वैल्यू के रीसेट होते ही हमारी एक्चुअल इनपुट फील्ड की वैल्यू भी रीसेट हो गई है। अब इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज़ को रीसेट करने से रिलेटेड हमारा ये कोड हमारी प्राइमरी इनपुट फील्ड्स पर सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ काम बाकी है। अगर हम सबसे पहले अपनी रेंज टाइप की इन इनपुट फील्ड्स को देखें तो यहाँ पर इसकी प्राइमरी इनपुट फील्ड में ये वैल्यू रीसेट हो गई है, लेकिन अगर आप इस प्लेस होल्डर वैल्यू को कंटेन करने वाली इनपुट फील्ड को देखें तो यहाँ पर अभी भी आपको पुरानी वैल्यू नजर आएगी। तो नेक्स्ट हम ये इंश्योर करेंगे कि जब हमारी प्राइमरी इनपुट फील्ड्स की वैल्यू रीसेट हो तो इन प्लेस होल्डर फील्ड्स की वैल्यू भी इसके साथ ही रीसेट हो जाए। तो हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें तो ये सेम काम हम ऊपर अपने हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट के इस फंक्शन में कर चुके हैं। तो अगर हम इसी लॉजिक को यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट करके इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें
तो इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इस e.target की जगह पर हमारा इनपुट फील्ड का वेरिएबल आ जाएगा। और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में देखें और यहाँ से इन फील्ड्स को चेंज करके फॉर एग्जांपल रीसेट करें, तो आप देखेंगे कि हमारी प्लेस होल्डर वैल्यू भी यहाँ पर अपडेट हो गई है। इसी तरीके से अगर हम अपने रीसेट ऑल के बटन को भी टेस्ट कर लें, तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारी ये फील्ड रीसेट हो जाएगी और इसके साथ ही इसकी प्लेस होल्डर वैल्यू भी रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट इशू जो इस फिल्टर फॉर्म में बाकी है वो इन रेडियो टाइप की इनपुट फील्ड से रिलेटेड है। और अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम अपार्टमेंट की ये वैल्यू सेलेक्ट कर लें और अपने रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि हमारे इस ऑब्जेक्ट में टाइप की ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है, लेकिन ये हमारी यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इसकी मेन वजह यह है कि हमारी रेडियो टाइप की इनपुट फील्ड्स बाकी की इनपुट फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। हमारे पास यहाँ पर ये जो 5 ऑप्शंस लिस्टेड हैं, इनमें से हर ऑप्शन एक सेपरेट इनपुट फील्ड है जिसको हमने एक डिफरेंट वैल्यू दे रखी है। इन सारी इनपुट फील्ड्स को जो चीज़ ग्रुप करती है वो इन पर मौजूद नेम का एट्रीब्यूट होता है। तो हमारे इस केस में इन सारी इनपुट फील्ड्स की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन इनके नेम की वैल्यू कॉमन है। तो अगर हम इन फील्ड्स को इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर इस इनपुट फील्ड की वैल्यू मॉडर्न कॉन्डो है, लेकिन इसके नेम की वैल्यू टाइप है। इसी तरह अगर हम इससे पिछली ऑप्शन पर चलें तो यहां पर इस फील्ड की वैल्यू अपार्टमेंट है, लेकिन इसका नेम अगेन टाइप है। इसी तरह से इन सारी इनपुट फील्ड्स की नेम की वैल्यू टाइप है। अब अगर हम अपने कोड में चलें तो यहां पर इस क्वेरी सिलेक्टर में हम ऐसी इनपुट फील्ड को फाइंड कर रहे हैं जिसकी नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी की के इक्वल हो। अगर हम इस क्वेरी सिलेक्टर के फंक्शन के ऊपर हवर करें तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नोड दैट मैचेस सेलेक्टर्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट के वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और बेसिकली हमारा ये क्वेरी सिलेक्टर का फंक्शन इस क्वेरी पर क्वालिफाई करने वाले एलिमेंट्स में से पहले एलिमेंट को रिटर्न कर देता है और इसी एलिमेंट की वैल्यू को हम रीसेट कर रहे हैं। अब रेडियो इनपुट फील्ड्स के केस में जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास मल्टीपल ऐसी इनपुट फील्ड्स होंगी जिनके ऊपर नेम की वैल्यू इस की के इक्वल होगी। तो उस सिनेरियो में हमारा क्वेरी सिलेक्टर का ये फंक्शन इन ऑप्शंस में से पहली ऑप्शन को ही रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। और इस तरीके से ये लॉजिक रेडियो इनपुट फील्ड्स के लिए सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसी वजह से हमें रेडियो इनपुट फील्ड्स के लिए इस लॉजिक से हटकर कुछ डिफरेंट लॉजिक लिखना पड़ेगा। एक काम जो ये लॉजिक हमारे लिए कर देगा वो ये कि रेडियो इनपुट फील्ड्स के इस ग्रुप में से पहली इनपुट फील्ड को हमारे लिए सेलेक्ट कर लेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारी की ये वैल्यू टाइप है तो ये सिलेक्टर हमारे लिए टाइप का नेम रखने वाली इस पहली इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लेगा। और अपने रेडियो इनपुट फील्ड से रिलेटेड लॉजिक को लिखने के लिए हम इसी पहली ऑप्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इफ इनपुट फील्ड डॉट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। तो इस केस में हम सबसे पहले यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट के ज़रिए अपनी इनपुट फील्ड को ही लॉग करवा के देख लेते हैं। और अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में चलें और रीसेट ऑल के इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये रेडियो टाइप की पहली इनपुट फील्ड लॉग हो गई है। अब जैसा कि हमने ये डिस्कस किया कि रेडियो इनपुट फील्ड्स के केस में हमारे पास इसी नेम की मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इस बार हम यहाँ से इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं और क्वेरी सिलेक्टर की जगह पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मेथड यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ ही हम अपने इस वेरिएबल को रीनेम करके इनपुट फील्ड्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इस इनपुट फील्ड्स के वेरिएबल के ऊपर लूप करके अपनी इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें से किसी ऑप्शन की वैल्यू हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के इक्वल है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी ऑप्शन की वैल्यू हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के इक्वल है
तो उस केस में हम इस ऑप्शन की चेक्ड की प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस चेक्ड की प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी रेडियो इनपुट फील्ड्स के केस में हमारी ये वैल्यूज हमारी इनपुट फील्ड्स के ऊपर एक तरह से हार्ड कोडेड होती हैं। जैसा कि अगर हम अपनी HTML में देखें तो इन रेडियो इनपुट फील्ड्स के केस में आप देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू यहां पर ऑलरेडी हार्ड कोडेड है। इन ऑप्शंस की सिलेक्शन को जो चीज डिसाइड करती है वो चेक्ड का ये एट्रीब्यूट है। तो अगर हमारी रेडियो टाइप की किसी इनपुट फील्ड के ऊपर चेक्ड की वैल्यू ट्रू होगी तो वो ऑप्शन हमारी सिलेक्टेड ऑप्शन कंसीडर होगी। इसीलिए हमने यहां पर अपनी टारगेट ऑप्शन की चेक की प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया है। अब अगर इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट को हम अपने ब्राउजर में देखें और यहां से फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को चेंज करके रीसेट ऑल के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारी ये वैल्यू रीसेट होकर शो ऑल हो गई है। इस कोड को अब हम थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं और यहां से इन कमेंट्स को रिमूव कर लेते हैं। और नेक्स्ट काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि सबसे पहले इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इस फंक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख ली है। और नेक्स्ट चीज जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप चाहें तो अपने इस कोड को इसी तरह भी छोड़ सकते हैं जैसा कि हमने इसे लिखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस कोड को रीफैक्टर करके बेहतर बना सकते हैं। अब एक चीज जो आपको यहां पर नोट करनी है वो ये कि हमारा ये कोड जो कि हम अपने फिल्टर्स की वैल्यू को रीसेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे इस हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट के फंक्शन के कोड का एक सुपरसेट है। और सुपरसेट का यहां पर मतलब यह है कि जो काम हम यहां पर कर रहे हैं वही सेम काम हम नीचे भी अपने इस कोड में कर रहे हैं। तो अगर हम अपने इस ऊपर वाले कोड को इस नीचे वाले कोड से कंपेयर करें तो यहां पर हम अपने फिल्टर वैल्यूज के इस ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर रहे हैं। इसी तरह यहां नीचे भी हम अपने फिल्टर वैल्यूज के इस ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अपने वैल्यू प्लेस होल्डर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं और यही काम हम यहां नीचे भी कर रहे हैं। इसके आगे जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये नीचे वाला कोड हमारे इस ऊपर वाले कोड का एक सुपरसेट है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस कोड में कुछ एडिशनल काम हो रहे हैं जो कि हम ऊपर वाले कोड में नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इस एडिशनल कोड की लॉजिक देखें तो बेसिकली हमारे डेटा की इस वैल्यू को अपडेट करने के बाद हमारा ये लॉजिक हमारे एक्चुअल HTML एलिमेंट्स या हमारी UI को भी अपडेट करता है। अब इस तरह का कोई काम अगर हम अपने हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट के इस फंक्शन में भी इस वैल्यू के अपडेट होने के बाद कर दें तो ये एक एडिशनल काम होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर इसे डेमो करने के लिए मैं फिलहाल यहां से ये 2 लाइंस कॉपी करके अपने इस फंक्शन में पेस्ट कर दूं और यहां पर इन वैल्यूज को इस फंक्शन की वैल्यूज के हिसाब से एडजस्ट कर लूं तो हमारे पास की जगह पर e.target.name की वैल्यू आ जाएगी और इस डिफॉल्ट फिल्टर वैल्यू की जगह हमारे पास e.target.value आ जाएगी। अब अगर इस फाइल को सेव करके वापस हम अपने ब्राउजर में देखें और इन फील्ड्स को चेंज करके देखें तो आप देखेंगे कि ये अभी भी उसी तरह से काम कर रही हैं जैसे कि ये पहले कर रही थीं। और एक एडिशनल काम जो यहां पर परफॉर्म हो रहा है वो ये कि जैसे जैसे हमारी ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं वैसे वैसे हमारी इन फील्ड्स की वैल्यू हमारे कोड से भी अपडेट हो रही है। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं इसीलिए इस एक्स्ट्रा कोड का हमें यहां पर कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से ये सारा एक्स्ट्रा काम यहां पर भी कर दें तो फंक्शनली हमारा ये लॉजिक डिस्टर्ब नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि अगर आप चाहें तो इस कोड को उसी तरह रख सकते हैं जैसा कि ये पहले था, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने इस सेकंड कोड को जो कि एक्सटेंडेड कोड है एक नए रीयूजेबल फंक्शन में एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस फंक्शन को इन दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर कुछ ऐसा ही काम करेंगे और इस लॉजिक के लिए एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे।
इस फंक्शन का नाम हम सेट फिल्टर वैल्यू रखेंगे और इस फंक्शन का काम सिंपली ये होगा कि ये हमारे एक स्पेसिफिक फिल्टर की वैल्यू को हमारे फिल्टर वैल्यूज के इस ऑब्जेक्ट में अपडेट करेगा और उसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड इनपुट फील्ड्स को हमारी HTML में अपडेट करेगा। इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम यहां पर लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन मैंने यहां पर लिख ली है। तो हमारा ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमारे फिल्टर का नेम होगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट इस फिल्टर की वैल्यू होगी। इस वैल्यू की टाइप स्ट्रिंग या नंबर में से एक हो सकती है और हमारे फिल्टर का नेम इन वैल्यूज में से एक वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट हम अपने हैंडल रीसेट फिल्टर बटन क्लिक के इस फंक्शन से ये लॉजिक कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने नए फंक्शन में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इस लॉजिक को रीयूजेबल बनाने के लिए थोड़ा अपडेट करेंगे। तो यहां पर इस की जगह पर हमारे पास हमारे फिल्टर का नेम आ जाएगा और इस वैल्यू की जगह पर हमारे आर्ग्यूमेंट से आने वाली फिल्टर वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल से चेंजेस करने के बाद अब हम अपने इस फंक्शन को अपने इन ऊपर वाले दोनों फंक्शंस में यूज कर सकते हैं और यहां पर फॉर एग्जांपल हम इस कंडीशनल ब्लॉक के सारे लॉजिक को रिमूव करके अपना सेट फिल्टर वैल्यू का फंक्शन यूज कर सकते हैं और यहां पर जो नेम हम पास करेंगे वो हमारी की होगी और अपनी वैल्यू के तौर पर हम इस फिल्टर की डिफॉल्ट वैल्यू पास करेंगे। इस फाइल को सेव करके अगर हम अपने ब्राउजर में इसे टेस्ट करें और इन वैल्यूज को चेंज करके रीसेट करके देखें तो आप देखेंगे कि हमारे ये फिल्टर्स अभी भी सही तरीके से रीसेट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम अपने कोड में चलकर इस सेम फंक्शन को अपने हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट के फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम सिंपली अपने सेट फिल्टर वैल्यू के इस फंक्शन को यूज करेंगे और इस बार हमारी इस की जगह पर हमारी e.target.name की वैल्यू पास होगी और इस वैल्यू की जगह पर e.target.value पास होगी। अब हम यहां से इस सारे लॉजिक को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये सारा लॉजिक हमारे सेट फिल्टर वैल्यू के इस फंक्शन में मौजूद है। अब अगर हम इसे सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलकर देखें और इन फिल्टर्स की वैल्यूज को चेंज करके देखें तो आप देख सकेंगे कि अभी भी हमारे ये रिजल्ट सही तरीके से फिल्टर हो रहे हैं। ये सारे काम करने के बाद रीसेट फिल्टर्स की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड एक लास्ट काम जो हमें करना होगा वो ये कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि जब हम इन फिल्टर्स को रीसेट करें तो इनके रिजल्ट्स हमें अपने प्रॉपर्टी लिस्टिंग के इस सेक्शन में भी नजर आएं। इस वक्त अगर हम अपने इन फिल्टर्स को रीसेट करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से रीसेट ऑल का बटन क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे फिल्टर्स की ये वैल्यूज रीसेट हो गई हैं और ये चेंज हमारी फिल्टर्स की यूआई पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर अभी भी ये लिस्टिंग हमारे फिल्टर्स के हिसाब से अपडेट नहीं हुई। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम वापस अपने कोड में चलते हैं और जिस तरह से हम अपनी फिल्टर इनपुट फील्ड्स के चेंज होने पर रेंडर प्रॉपर्टीज के इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इसी तरीके से हम इस रेंडर प्रॉपर्टीज के इस फंक्शन को अपने फिल्टर्स के रीसेट होने के बाद भी कॉल कर सकते हैं और इन फिल्टर्स के रीसेट होने के बाद जब रेंडर प्रॉपर्टीज का ये फंक्शन कॉल होगा तो एक दफा फिर से फिल्ट्रेशन का ये प्रोसेस रन होगा और हमारा प्रॉपर्टी लिस्टिंग का सेक्शन नए सिरे से रेंडर हो जाएगा। इस फाइल को सेव करके हम वापस अपने ब्राउजर में चलते हैं और अब अगर हम इन फिल्टर्स की वैल्यू को पहले चेंज करें और यहां से रीसेट के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज की ये लिस्टिंग यहां पर अपडेट हो गई है। अपने फिल्टर्स की इस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड एक छोटा सा बग जो मैंने डिस्कवर किया है वो ये कि अगर हम यहां से फॉर एग्जांपल अपने टाइप के इस फिल्टर की वैल्यू को चेंज करें और वापस आकर शो ऑल की इस वैल्यू को सिलेक्ट करने की कोशिश करें
तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रही। इस बग को फिक्स करने के लिए हम अपने कोड में चलते हैं और अगर हम अपने सेट फिल्टर वैल्यू के इस फंक्शन को देखें तो बेसिकली ये बग इस लाइन की वजह से आ रहा है और हो कुछ यूं रहा है कि हमारे रेडियो बटन्स के केस में जब हमारी ये क्वेरी रन होती है तो हमारी पहली इनपुट फील्ड जो कि हमारी शो ऑल की ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद जब हम इस पहली इनपुट फील्ड की वैल्यू को अपनी फिल्टर वैल्यू के इक्वल सेट कर देते हैं तो ये काम बेसिकली हमारी पहली इनपुट फील्ड की इस वैल्यू को रीसेट कर देता है। इस इशू को क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिख लें और इस लॉग स्टेटमेंट में इस चेंज के बाद इस इनपुट फील्ड को लॉग कर लें और अब चलकर अगर अपने ब्राउजर में देखें तो यहां पर फिलहाल हमारी इस पहली इनपुट फील्ड की वैल्यू ऑल पर सेट है जैसा कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कंसोल को ओपन करें और यहां से फॉर एग्जांपल लग्जरी विला की इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से हमारा वो इवेंट हैंडलर कॉल होगा जिसमें कि हमारे लग्जरी विला की ये इनपुट फील्ड पास होगी। लेकिन जब ये क्वेरी रन होगी तो हमारे पास हमारी पहली इनपुट फील्ड जो कि शो ऑल की ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। इस पहली इनपुट फील्ड की वैल्यू को हम अपने लग्जरी विला की ऑप्शन की वैल्यू से यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं और इसीलिए अगर हम एक दफ़ा फिर से शो ऑल की इस ऑप्शन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इनपुट फील्ड लॉग हुई है उसकी वैल्यू चेंज होकर लग्जरी विला हो गई है। यही वजह है कि जब हम दोबारा से शो ऑल को क्लिक करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से पास होती है वो हमारी प्रीवियस वैल्यू बन चुकी है और इसी वजह से हमें यहाँ पर यह चेंज नज़र नहीं आ रहा। इस इशू को फिक्स करना बहुत ईजी है और अगर हम वापस अपने कोड में चलें तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपनी बाकी की इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज़ को इस तरीके से सेट करेंगे और अपनी रेडियो बटन की इनपुट फील्ड्स के लिए ये नीचे वाला लॉजिक यूज़ करेंगे। इस केस में क्योंकि हमने इस लाइन को यहाँ पर ओपनली लिख रखा है तो हमारी रेडियो फील्ड्स की वैल्यूज़ भी एक बार यहाँ पर ऊपर मॉडिफाई हो रही हैं और इस इशू को फिक्स करने के लिए हम सिंपली इस लाइन को एक कंडीशनल ब्लॉक में डाल सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर हमारी कंडीशन ये होगी कि इफ इनपुट फील्ड डॉट टाइप इज नॉट इक्वल टू रेडियो तो उस केस में हम अपना ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे और इस कोड को एक बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए हम यहाँ पर एक एल्स का ब्लॉक ओपन कर सकते हैं और ये ब्लॉक बेसिकली वो ब्लॉक होगा जहां पर हमारी इनपुट फील्ड की टाइप रेडियो होगी। तो हम यहां पर अपना ये रेडियो बटन वाला लॉजिक यहां नीचे से कट करके इस एल्स ब्लॉक में मूव कर सकते हैं। अब अगर इस फाइल को सेव करके हम अपने ब्राउजर में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि ये इशू अब फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.